शिक्षा बजट का ऑडिट क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश का? 16% खर्च किया जाता था शिक्षा के ऊपर। 2026 आते आते 13% के आसपास खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। शिक्षा पर जो बजट तय किया गया वो अगर बच रहा है तो शिक्षा मंत्री को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। जो आदमी इस फेलियर का एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था खराब है इसलिए वो बाहर पढ़ने गया, उस आदमी को आपने बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है। सरकारी स्कूलों का विलय क्यों करना पड़ा? क्योंकि शिक्षकों के इतने पद रिक्त हैं, सरकार उभर नहीं पा रही है। बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है यूपी में जो आज भी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रही है। तो ये तो गवर्नमेंट फेलियर है ना। सरकार ने क्या कहा कि बजट की कमी की वजह से हम सरकारी स्कूलों का विलय कर रहे हैं। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए 10 साल में, सबसे ज्यादा यूपी में बंद हुए। यूपी और एमपी का अगर मिला दें तो 1/3। और इन तीनों स्टेट्स में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो सवाल राहुल गांधी या केजरीवाल से पूछा जाए। क्या अभी जहां जहां सवाल हो रहे हैं कोई सवाल का जवाब कोई सरकार दे पा रही है क्या? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। कोई भी अभिभावक क्यों नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़ने के लिए कहीं उसको बाहर ना जाना पड़े, उसके अपने जिले में कोई ऐसा विद्यालय। कौन चाहता होगा? मैं कह रहा हूं चाहता कौन है? क्यों छोड़ रहे हैं? तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दें अगर भविष्य बेहतर नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा पे बातचीत के बीच में ये ओबीसी SC ST का डेटा, इसकी इंपॉर्टेंस। 80 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है इस देश में, उसको आप 3%, 3.25%, 3.5% में समेट दे रहे हैं। ये कुछ बड़ी लड़ाइयां हैं इस एजुकेशन सेक्टर की जो स्टूडेंट्स को खुद लड़नी पड़े, क्योंकि अगर वो इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दौर में ना अंबेडकर बस कहानी रह जाएगी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा जेपी आंदोलन से निकला हुआ एक नारा था। एक ऐसा आंदोलन जो छात्रों ने खड़ा किया। उस स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन आज की इस एरा में खड़ा होना नामुमकिन सा लगता था और लगता भी है आज भी। लेकिन देश के कई कई अलग अलग राज्यों से जिस तरह से छात्र स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं, अपने शिक्षा के मुद्दे को उठा रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि ये जो अगली जनरेशन है जिसे जेन ज़ी कहा जा रहा है, वो शिक्षा को लेकर किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी जो शिक्षा पर उनकी चोट पहुंचाए, रोजगार पर चोट पहुंचाए। तो अलग अलग राज्यों से ऐसी प्रोटेस्ट देखने को मिल रही हैं। अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये जो प्रोटेस्ट है दिल्ली से शुरू हुआ था, अब जाकर पहुंच गया है इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में। जब शिक्षा की बात होती है तो देश में 2 राज्यों का नाम जरूर लिया जाता है, एक केरला और एक यूपी, बिहार भी। केरला का नाम लिया जाता है कि वहां की साक्षरता दर बहुत अधिक है, पढ़े लिखे लोग हैं। यूपी और बिहार का नाम अलग तरीके से लिया जाता है। कहा जाता है कि यूपी बिहार की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई है। लेकिन क्या थोड़ी चरमराई हुई है या ज्यादा? एक्सप्लेन्ड के इस एपिसोड में राघव मेरे साथ हैं। आज चर्चा ऐसी बात पर होगी कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस कगार पर खड़ी है, शिक्षा में कितना बजट पेश किया जा रहा है और उन तमाम चीजों पर। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल देखना चाहते हैं तो किसी भी गांव कस्बे में चले जाइए वहां के, और ज्यादातर उत्तर प्रदेश जो है वो गांव कस्बों का ही प्रदेश है। शहर थोड़े बहुत बचे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, एक जाल बिछा हुआ है उत्तर प्रदेश में ऐसे कॉलेजेस का जहां ना तो कोई टीचर आता है, ना वहां कोई बच्चा पढ़ने जाता है, सिर्फ डिग्री आपको दे दी जाती है पैसों से। ऐसे मान्यता प्राप्त कॉलेज जगह जगह गांव गांव खुले हुए हैं। छात्र, जब कोई बच्चा पैदा होता है उत्तर प्रदेश में तो उसके माँ बाप उसके लिए सपने देखते हैं कि बड़ा होकर के दरोगा बनेगा या कोई सरकारी नौकरी लेगा। और सरकारी नौकरी लेने के पीछे की वजह है वो सरकारी नौकरी से आगे नहीं सोच पाते। बहुत कम लोग या फिर नाम मात्र के लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अपने बच्चे को बड़ा करके CEO बनाएंगे, सर्जन बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में सोचा जाता है कि सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल जो ढांचा है शिक्षा का, जो जड़ है, वही कमजोर है। सरकारी स्कूल से पढ़कर करके जो बच्चा निकलता है वो आगे जाकर BA BSc कर पाता है। BA BSc तक ही उसके पास, उसके पिता के पास पैसे इतने ही होते हैं कि वो BA BSc ही करवा सकें, BTech में दाखिला दिलवाएं या MBBS करवाएं, उतने पैसे नहीं होते हैं। और एक बड़ी जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं। जब हम बात करते हैं तो वेटेज की बात करते हैं। अब ऐसे बच्चे BA BSc करते हैं ऐसे स्कूलों से जहां ना टीचर आता है, ना उनको जाना पड़ता है, नकल से पास करते हैं परीक्षा और फिर तैयारी करने चले जाते हैं इलाहाबाद और दिल्ली की तरफ। तैयारी करते हैं, भर्ती नहीं आती, 5-5 साल 10-10 साल तक तैयारी करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, शादियां नहीं होती हैं, तमाम तरीके के डिप्रेशन उनको घेरने लगते हैं। और ये जो चलन है वो पिछले 10 सालों में बढ़ा है, ये डेटा कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा बजट। उत्तर प्रदेश कितना खर्च कर रहा है, ऑडिट क्या कहता है,
आंकड़े क्या कहते हैं। तो राघव जी, पहले आप मुझे और दर्शकों को यही बताइए कि शिक्षा बजट का ऑडिट क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश का। बजट की जब भी बात होती है ना, तो बजट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने इतने हजार करोड़ एजुकेशन को दे दिया, क्योंकि एजुकेशन कोई प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बजट के साथ साथ उस बजट को यूटिलाइज करने की पॉलिसी भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं हेमंत आपको 500 रुपए दे दूं और मैं आपको यही नहीं बताऊं कि इस 500 रुपए का करना क्या है, तो 5 साल आप उस 500 रुपए को अपने खाते में रखेंगे, मनमर्जी से 200-300 रुपए खर्च भी करेंगे क्योंकि बजट आवंटित हुआ है, और 200 रुपए आप बचा लेंगे जिसके पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए। उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट 2016 या 17 को अगर हम देखें तो टोटल बजट का लगभग 16% खर्च किया जाता था शिक्षा के ऊपर। आंकड़ों में बजट बढ़ जाएगा क्योंकि हर एक साल बाद जब कोई स्टेट अपना बजट देता है तो उसकी करोड़ों में जो लागत है वो बढ़ती जाती है, लेकिन परसेंट कम हो गया। 2026 आते आते 13% के आसपास खर्च कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जो 2017 में 16% करती थी। यानी कितने परसेंट की कटौती हुई? 3%। और जब बजट लाखों करोड़ का होता है तो 3% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, इससे एक चीज और समझ में आती है। 2017 के आसपास यूपी का जो एडवर्टीजमेंट बजट था वो 300 करोड़ के आसपास का था। 2024-25 के आसपास जो एडवर्टीजमेंट बजट है वो है 1400 करोड़ के आसपास, यानी उससे लगभग 5 गुना। लेकिन शिक्षा बजट उस स्तर से बढ़ा है क्या? नहीं। यानी सरकार अपने प्रचार को लेकर के ज्यादा गंभीर है, शिक्षा को लेकर कम गंभीर है। अब इस बजट के ऊपर भी एक बड़ी फ्रेमिंग है, मैं आपको बताता हूं वो क्या है। जो डेटा है वो बताता है कि 2023-24 में अकेले 11,000 करोड़ रुपए ऐसा था जो बजट के बाद भी खर्च ही नहीं किया गया। ऐसा तब हो सकता है जब आप खाना तब नहीं खाएंगे जब आपका पेट भरा हुआ हो। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? कोई एक मॉडल स्कूल है जिसको सैंपल बना के योगी सरकार आज दिखा सकती है कि ये उत्तर प्रदेश का सरकारी स्कूल है, देखिए कितना बेहतरीन है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने दिखाए। एक भी स्कूल आइडेंटिफाई करने में समस्या होगी तो फिर ये 11,000 करोड़ रुपए आपने किस लिए खर्च नहीं किया? आपको बजट मिला था 70-80 हजार करोड़ रुपए का, उसमें से 11,000 करोड़ रुपए बच गए। क्यों बच गए? ये 11,000 करोड़ रुपए सरकारी स्कूलों में नहीं लग सकते थे। सरकार ने क्या कहा कि बजट की कमी की वजह से हम सरकारी स्कूलों का विलय कर रहे हैं, इसलिए लगभग 28,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हो गए। और ये आंकड़ा पूरे देश में नंबर 1 पर यूपी है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए 10 साल में, सबसे ज्यादा यूपी में बंद हुए। यूपी और एमपी का अगर मिला दें तो 1/3। हाँ, लगभग 43% के आसपास डेटा बैठता है अगर यूपी, एमपी, राजस्थान तीनों मिला दे। और इन तीनों स्टेट्स में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो सवाल राहुल गांधी या केजरीवाल से पूछा जाएगा। सवाल तो सीधा यही है कि अगर आपको 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ मिला है शिक्षा बजट पर खर्च करने के लिए, तो उसमें से 11,000 करोड़ बच कैसे गया है? वो पैसा क्यों नहीं लगा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में? वो पैसा क्यों नहीं लगा उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में? उसका हल क्या है? मतलब उसका अर्थ क्या निकल रहा है? इस सब के बाद क्या होता है? उत्तर प्रदेश की कोई भी एक यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में शामिल नहीं है। अच्छा। कोई भी एक डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल नहीं हो पा रहा वर्ल्ड रैंकिंग में। और भारत में भी टॉप 50 के बाहर है, टॉप 70 के बाहर है, फ्लक्चुएट करते हैं, टॉप 10 में नहीं। और देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा शिक्षा बजट किसको खर्च करना चाहिए? उत्तर प्रदेश। 5 करोड़ स्टूडेंट हैं हेमंत यूपी में। आप और मैं भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमें पढ़ने के लिए कहां आना पड़ा? दिल्ली। आज भी लाखों स्टूडेंट पढ़ने के लिए माइग्रेट करता है, यूपी छोड़ के दिल्ली आता है। और वो ट्रेन ट्रैवल नहीं है, वो टाइम ट्रैवल है। वो जब उत्तर प्रदेश से ट्रेन में बैठता है ना, अपने गांव से, बरेली से, बदायूं से, प्रतापगढ़ से, मिर्जापुर से, सोनभद्र से, जब यहां से बैठ के वो दिल्ली आता है और दिल्ली उतरता है तो वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गया होता है। उसने जो शिक्षा सरकारी स्कूल में ली है वो इतनी कंपैटिबल नहीं होती है कि वो यहां के स्टूडेंट के साथ कॉम्पिटिट कर पाए। उसको पढ़ाई के नाम पे क्या सिखाया गया सरकारी स्कूल में? क्या स्थिति है सरकारी स्कूलों की? ये सवाल किया जाना चाहिए ना। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देखेंगे तो डेटा इतना खतरनाक है। भारत में जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें से केवल 16-17% स्कूलों में तो बिजली ही नहीं है। अब सुनने में 16-17% बहुत लगता है, लेकिन जब 5 करोड़ स्टूडेंट हैं तो उसका 16% आप निकालेंगे तो लगभग 50 लाख बच्चा
बिजली ना होने की समस्या झेल रहा होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो जो साइंस लैब है 50% स्कूलों में, कॉलेजेस में 50% में साइंस लैब नहीं है, कंप्यूटर नहीं है 50% में, इंटरनेट नहीं है 50% में, और मजेदार बात यह कि 50% से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय भी है। तो अब इस सब व्यवस्था को लांघ कर अगर आप दिल्ली आए हैं तो आप 1, 2 या 3% लोग हैं जिनके घर वाले इस चीज को लेकर सजग थे कि आपको स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज के पढ़ा सके। तो क्या पूरे देश के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा पर क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? और खर्च भी कर रहे हैं तो उसका कोई रोड मैप क्यों नहीं दिख रहा है? शिक्षा बजट एक कुआं है यूपी में जिसमें पैसा बस डाला जा रहा है, यह नहीं देखा जा रहा है कि उससे कंस्ट्रक्ट क्या हो रहा है। एग्जैक्टली और शिक्षा पर जो बजट तय किया गया वो अगर बच रहा है तो शिक्षा मंत्री को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। और जब शिक्षा मंत्री बिल्कुल जब विधानसभा में खड़े होकर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी हिंदी जो आप सुनेंगे तो उनकी जबान थोड़ी लड़खड़ाती है, और वो उस पर थोड़ा आप ही प्रकाश डालें। मैं उस पर प्रकाश बिल्कुल डालूंगा। संदीप सिंह नाम है उनका, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो कल्याण सिंह जी के पोते हैं। तो जो परिवारवाद नहीं होता है भाजपा में, वो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मिनिस्टर है एजुकेशन के, संदीप सिंह बेसिक एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, जो बेसिक हिंदी भी सदन में नहीं पढ़ पा रहे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर मैंने संदीप सिंह की प्रोफाइल खंगाली तो पता चला कि इन्होंने यूके की किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है पीआर और कम्युनिकेशन में, और कम्युनिकेशन में मास्टर्स करने के बाद उस सदन में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। फिर मैंने देखा कि अगर यूके की यूनिवर्सिटी से आदमी पढ़ के आया है तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होगी। तो मैंने पता लगाया तो इंटरनेशनली रैंकिंग में यूनिवर्सिटी 1200 नंबर पर है। मतलब वो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिसको ऑक्सफोर्ड और इस तरीके की यूनिवर्सिटीज में गिना जाए। एक बार चेक जरूर। अगर आपके पिता मुख्यमंत्री हैं और आपके पास पैसा है तो आप यूके, यूएस, ब्रिटेन, यूरोप की किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले लीजिए जिसके बारे में किसी को पता ना हो, और आपको बस बताना है कि आपने यूके से मास्टर्स पढ़ के आया है, विदेश से पढ़कर। एक बार ये डेटा चेक कीजिएगा कि कहीं पूरी दुनिया में 1200 ही तो नहीं है। जिस आदमी ने अपने स्टेट से मास्टर्स नहीं की, जो आदमी ये जानता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और जो आदमी इस फेलियर का एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था खराब है इसलिए वो बाहर पढ़ने गया, उस आदमी को आपने बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है। और वो आदमी जब सदन में बेसिक हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है तो इस पर मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा। ये कितना शर्मनाक होगा ना हेमंत। एक आदमी डॉक्टर बने और एक आदमी हेल्थ मिनिस्टर बने, और हेल्थ मिनिस्टर को यह ना पता हो कि बीपी शुगर एक बीमारी होती है। वो बोले शुगर तो खाई जाती है, तो ऐसे आदमी पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं। उनका बयान क्या आता है कि अब मस्जिदों में नमाज सड़क पे नहीं होगी। इससे मुझे क्या लेना देना है यार? मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ना है। नमाज कौन पढ़ रहा है, मंदिर कहां बन रहे हैं, पूजा कहां हो रही है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं 16-17 साल का बच्चा हूं। मेरी प्रायर डिमांड है कि मुझे अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज मिले। मेरी डिमांड ये थोड़ी है मुझे मंदिर मिले और मस्जिदें बंद करा दी जाएं और मुस्लिमों को आप टाइट करके रखें, किसी का घर गिरवा दें। ये एक मुख्यमंत्री तो नहीं लगता है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 4 मिनिस्टर है ना उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है गुलाबो देवी जी, जो सेकेंडरी एजुकेशन में है। और गुलाबो देवी एकमात्र ऐसी महिला है जो लेक्चरर रही है। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम में थोड़ा बैलेंस लगती है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस दौर में क्या है, टेक्निकल एजुकेशन। आशीष पटेल जी टेक्निकल एजुकेशन के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बीटेक सिविल से की है। यानी जो आदमी सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, ठेका पट्टा का काम देखता होगा, उसको आपने टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर बना दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पीपीटी नहीं बना पाएंगे, जिस आदमी को आपने टेक्निकल एजुकेशन का कार्यभार दिया है। भाई सिविल इंजीनियर को ठेकेदार के तौर पर आप देखेंगे ना, उससे ज्यादा क्या प्रोफाइल है? उनसे बनवाइए अपार्टमेंट, सरकारी स्कूल का कंस्ट्रक्शन करवाइए। उनको आपने टेक्निकल एजुकेशन दे दी, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की टेक्निकल एजुकेशन के हालात एकदम खराब है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है क्योंकि ओबीसी रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए एक ओबीसी मंत्री बनाना पड़ता है, तो एक कठपुतली उठा के लाते हैं, आप रख देते हैं। क्या आपको पता था आशीष पटेल मिनिस्टर है टेक्निकल एजुकेशन?
उत्तर प्रदेश के 90% लोगों को नहीं पता होगा कि वो टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर है। आपने उनकी कोई एक्टिविटी देखी है पिछली 5 साल में सरकार की? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टेक्निकल विषय पर कोई संबोधन देखा है? किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को विजिट करते हुए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सुविधाओं पर बात करते हुए देखा है? मैंने उन्हें 4 बार देखा है। 2017 में सीटों के समझौते के लिए, 2022 में सीटों के समझौते के लिए, उसके अलावा शिक्षा के समझौते के लिए उनको मैंने कहीं डिस्कशन करते हुए नहीं देखा। कहने को ओबीसी हैं, लेकिन जो 59,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी स्टूडेंट 600 दिन प्रोटेस्ट करते रहे कि उनको 27% आरक्षण नहीं मिला, 3-4% में समेटा गया, उस पर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? अपनी सरकार से एक बार भी सवाल किया? ओबीसी समाज से मैं ये कहता हूं कि उनको ये देखना चाहिए कि उनके नाम पर जो लोग 17, 18, 19, 20 सीटें लेके राजनीति कर रहे हैं, क्या वो समाज के लिए उत्तरदायी हैं? और जो 17 सीटें वो बार्गेन कर रहे हैं, उसमें से कितनी सीटें ओबीसी समाज को दे रहे हैं और अपने परिवार से बाहर दे रहे हैं? जब तक इसका हिसाब आप नहीं करेंगे ना, आपके आंदोलन की मलाई कुछ चुनिंदा पार्टियां और गिने चुने परिवार खाते रहेंगे और आपको लगेगा ओबीसी रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है। क्या किया आशीष पटेल ने ऐसा ओबीसी होने के नाते? और ओबीसी हटा भी दें तो उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए किया क्या है, उसका कोई रिकॉर्ड आज तक मीडिया में क्यों नहीं दिखता है? योगी आदित्यनाथ कितने सरकारी स्कूलों के विजिट पर गए हैं? एक तस्वीर मुझे दिखाई जाए। सरकारी स्कूलों का विलय क्यों करना पड़ा? क्योंकि शिक्षकों के इतने पद रिक्त हैं, सरकार उभर नहीं पा रही है। अब आप आयरनी देखिए हेमंत, आयरनी किस चीज को कहते हैं उस शब्द को डिफाइन किया जाएगा। लगभग अगर मोटे तौर पर देखें तो 85,152 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कितने? 85,152। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से। एक शिक्षक 30 बच्चों को पढ़ाता है मिनिमम। अब आप 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग बैठेगा जाके 25 से 30 लाख का आंकड़ा। ठीक है, 30 लाख बच्चों की एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। पद रिक्त हैं, कौन भरेगा? हेमंत भरेंगे, राघव भरेंगे, राहुल गांधी भरेंगे, केजरीवाल भरेंगे, कौन भरेगा? जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो संदीप सिंह मिनिस्टर हैं, जो गुलाबो देवी मिनिस्टर हैं, जो आशीष पटेल मिनिस्टर हैं, वो लोग भरेंगे ना। उन्होंने आज तक सदन में इस विषय पे चर्चा की है कि इतने पद रिक्त क्यों हैं? चर्चा करते हुए संदीप जी ने एक बार ये बयान दिया था कि हमारा जो रेशियो होना चाहिए अध्यापकों और छात्रों का वो पूरा है, कंप्लीट है, हमें छात्रों की आवश्यकता नहीं है। ये पिछले चुनावों से पहले की बात थी। लेकिन जब स्कूल विलय किए जाते हैं तो उसके साथ साथ जो टीचर्स की भर्ती हैं वो भी खत्म होती हैं और कई सारे, एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है यूपी में जो आज भी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रही है। पिछली जो प्राइमरी लेवल पर टीचर्स की भर्ती थी वो 2018 में कंप्लीट हुई थी, जो शुरू हुई थी अखिलेश यादव के कार्यकाल में। यानी इस सरकार ने एक भी प्राइमरी लेवल की जो भर्ती है वो अभी तक नहीं दी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब चुनाव आते जाते रहेंगे, उनमें अब नौकरी देना कोई मुद्दा नहीं रह गया क्योंकि चुनाव जीतने के तरीके और निकल आए हैं? क्योंकि अगर मुद्दा ये भी होता कि अगर नौकरी देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, तो शिक्षा किस तरीके से चुनावी जो मैनिफेस्टो वहां से भी गायब होती जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या देखते हैं? अब इसका कारण देखिए, 2021-22 से 24-25 के बीच सरकारी स्कूलों में से 40 लाख बच्चे निकल गए। आप कह रहे हैं आप रेशियो बराबर कर रहे थे ना, तो रेशियो बराबर करने के चक्कर में 40 लाख बच्चों के नामांकन ही कम हो गए। कहां गए वो बच्चे? किसके बच्चे थे वो? सरकारी स्कूल में किस समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूलों में जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी बढ़ा है। 28 लाख के आसपास बच्चे सरकारी स्कूल ड्रॉप आउट किए हैं यूपी में, जिसमें से 15-16 लाख लड़कियां हैं और 20 लाख से ऊपर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। इनकी आंखें कब खुलेंगी? और यही वो लोग हैं, यही वो समाज है, यही वो वर्ग है जो सरकारी स्कूलों में प्राइमरी लेवल पर ज्यादातर पढ़ने जाता है। इनकी आंखें कब खुलेंगी? एनरोलमेंट की अगर बात करें राघव, तो सरकारी स्कूलों में 2022 में एनरोलमेंट जो था रेट वो 72.9% था, वो घट करके 2024 में 66.8% हो गया। यानी कि बच्चे सरकारी स्कूलों का रुख वहां नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ सकते वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट फेलियर है ना। आपने 12th तक की एजुकेशन फ्री करने के लिए बोला था ना, तो फ्री में आप ऐसी चीज देंगे कि लोग ले ही ना। ये तो मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है कि कॉलेज की जो सरकारी कैंटीन है उसमें इतना खराब खाना दो कि लोग घूम के प्राइवेट कैंटीन में पहुंच जाएं। और ये बिना फ्रॉड, बिना मिली भगत, बिना घोटाले के नहीं हो सकता।
तो सरकारी स्कूलों को इरादतन डेड किया जा रहा है ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट स्कूल्स इमर्ज हों। क्योंकि चंदा कौन देगा सरकार को? गलगोटिया देगी ना, बीबीडी देगी ना। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग सरकार को चंदा नहीं दे सकते, वो वोट दे सकते हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी रखी जाती है कि आपका बच्चा जाके वहां यह सीख ले कि हमको वोट देना है, उससे ऊपर का कुछ ना सीख पाए। और एक बहुत कड़वा सच एक ये भी है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था खराब होने का कि वहाँ जो सरकारी स्कूलों में या प्राइमरी लेवल पर या जूनियर लेवल पर जो अध्यापक पढ़ाने जाते हैं उनमें ज़्यादातर वो अध्यापक हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बजाय किन्हीं और कारणों से, किन्हीं और जुगाड़ वुगाड़ लगा करके जो है वो भर्ती हुए हैं। ये कड़वा सच है उत्तर प्रदेश की शिक्षा का, क्योंकि जो अध्यापक वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको भी सच में उतना नहीं आता है कि वो वहाँ पर पढ़ाने के लायक भी हैं। और वो कैसे पहुंचे वहां तक? वो उन्हीं कॉलेजेस और विद्यालयों से पढ़कर पहुंचे हैं जहां न टीचर आता है न बच्चे पढ़ने जाते हैं। एग्जाम होता है, एडमिट कार्ड आता है, आप एग्जाम देने जाते हैं या आप अपनी जगह किसी और को एग्जाम देने के लिए भेज देते हैं। तमाम इस तरीके के जो है केसेस हर साल आते हैं। आपकी जगह कोई और एग्जाम दे रहा है, वो आप पास हो गए, रिजल्ट आपका आ गया, आपकी नौकरी लग गई, अब आप क्या जाके पढ़ाएंगे? और ये सब होने दिया जाता है क्योंकि सरकारी स्कूल जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ेंगे। और जो राघव ने कहा चंदा वाली बात, तब तक चंदा भी नहीं पहुंचेगा। और सरकारी स्कूल में अगर कुछ खामी है तो वो बनी रहे, क्योंकि वहां कौन पढ़ने जाता है? वहां वो वर्ग पढ़ने जाता है जिसके पास प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए पैसे नहीं है, और वो वर्ग वही है जो ओबीसी एससी एसटी का वर्ग है ज्यादातर। सीएजी 2022 की रिपोर्ट है हेमंत, ठीक है, और ये रिपोर्ट बताती है कि यूपी का कोई भी राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज भारत के शीर्ष 100 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शामिल नहीं है। जब यूपी का नहीं है तो आप सोचिए देश की 27 करोड़ पॉपुलेशन टॉप 100 इंस्टीट्यूट से बियॉन्ड पढ़ रही है। यानी आप 27 करोड़ लोगों को गार्बेज एजुकेशन सर्व कर रहे हैं और एक गार्बेज फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। 2047 में विकसित भारत ऐसे बनाएंगे आप। मतलब भारत का 20% हिस्सा गार्बेज एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। किसकी वजह से? इन्हीं मिनिस्टर्स की वजह से ना, रहनुमाओं की वजह से। यूपी उच्च शिक्षा का जो जीआर, जिसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो है 25% और नेशनल एवरेज है 27.10। यानी देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य नेशनल एवरेज से भी नीचे है। तो कंपटीशन की तो बात ही छोड़ दो। कंपटीशन तो तब होगा ना जब आप बेंचमार्क से ऊपर जाएंगे। अभी तो आप अननोटिस्ड पॉपुलेशन हो गए एजुकेशन के मामले में। इसके बाद राज्य निजी विश्वविद्यालयों में सहायता प्राप्त कॉलेजों की संख्या 2016-17 में जो थी आज भी वही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। तो बजट खर्च कहां हो रहा है? मुझे तो कई बार ये नहीं समझ में आता है कि ये बजट स्पेंड हो कहां रहा है। मतलब कहीं तो पैसा लगता होगा। किसी सरकारी स्कूल का कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखा? मैंने रायबरेली में स्मृति ईरानी जब सांसद थी, रायबरेली और अमेठी दोनों के सरकारी स्कूल देखे थे। कांग्रेस तो लंबे समय से थी वहां पे। वहां के सरकारी स्कूलों की स्थिति भी वैसी है। तो लोग ये ना समझें कि ये खाली बीजेपी बनाम कांग्रेस है। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने इस देश में गवर्नमेंट स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को किल किया है, वो सब इन तमाम 5 करोड़ उत्तर प्रदेश के शिक्षा के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी गुनहगार हैं। पाप किया है उन्होंने। आपने 5 करोड़ बच्चों के सपनों की हत्या की है, भ्रूण हत्या की है। और अगर आप धर्म में मानते हैं तो ये पाप आप भोगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं भोगेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो 2017 की रिपोर्ट में जो दावा किया गया था वो भी यही बताता है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो इस स्तर पर नहीं हो पाए हैं कि वहां 12 तक की एजुकेशन करने के बाद बच्चा ग्रेजुएशन लायक हो जाए। मतलब बहुत कुछ रह जाता है जो पूरा नहीं हो पाता है। अब आती है विलय वाली बात। तो विलय वाली बात में ना एक बड़ा कोर्ट का एक आदेश था। कोर्ट ने यह बताया कि लगभग 27,000 स्कूलों को विलय करने की बात की गई। हाई कोर्ट ने सीरियस डिफिशियंसी पाई इस डेटा में। एक मानक है कि अगर 50 बच्चे हैं तो विलय नहीं करेंगे। ऐसे कई स्कूलों को विलय कर दिया गया जिनमें 50 बच्चे थे, यह बता के कि कम दूरी पे 2 ही स्कूल हैं तो मर्ज कर देते हैं। तो फिर यह क्यों नहीं किया गया कि विधायकों के पास अगर लखनऊ में अपना आवास है तो फिर उनको विधायक आवास क्यों दिया गया? मर्ज कर दिया जाता। ये तो नहीं किया गया। कोई विधायक अगर उद्योगपति है
तो फिर उसको सैलरी क्यों दे रहे हैं? रोक दी जाती। अगर शिक्षा का बजट अनयूटिलाइज है तो फिर रोक दीजिए ना शिक्षा मंत्री की सैलरी। यानी वो काम नहीं कर रहा था, उसकी सैलरी तो नहीं रुकी, 2.5 लाख रुपए महीना खट से उनके अकाउंट में गिर रहा है। और ऐसे शिक्षा मंत्री अलग की से सैलरी उनको को रोकनी ही चाहिए, अलग कम से कम हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको इस चीज के लिए भी सरकार पैसा देती है कि आपका 60,000 ट्रेवल का फ्लाइट टिकट भी सरकारी पैसे से करिए, ट्रेन की इतनी टिकट ले लीजिए, ट्रेवल टोल माफ है, टोल माफ है, तब भी सरकारी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं मंत्री जी। जनता के पैसे पर शिक्षा मंत्री होने की सैलरी लेकर के शिक्षा मंत्री होने का काम नहीं कर रहे हैं। और अगर कर रहे होते तो ऑडिट रिपोर्ट अच्छी होती। इन विधायकों सांसदों पर इतना पैसा खर्च हो रहा है इनकी सुविधा के लिए, 15-20 लाख रुपए तो इनका मेडिकल क्लेम साल का फ्री है। अच्छा, मुझे कभी और ये बीमार भी पड़ते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि विधायक और सांसदों के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम रखा जाना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका एक एग्जाम हो पहले कि आप उस विधानसभा सीट की क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताइए, वहां के मुद्दे क्या हैं वो बताइए, वहां का किसान कौन सी फसल कब करता है वो बताइए, यहाँ पे कितनी बाढ़ आई वो बताइए, कितनी सूखा पड़ी वो बताइए। जब तक आपको अपनी विधानसभा सीट की ये पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। सबसे बड़ी बात नहीं, ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, संवैधानिक पेच है। नहीं, जब ग्रुप डी की नौकरी के लिए, जब ग्रुप डी की नौकरी के लिए जो आदमी रेल की पटरियों पर कंकड़ उठा रहा है दोपहर में, उसके लिए आप अगर 3-3 लेवल का एक परीक्षा रख सकते हैं, पूरी उस परीक्षा को पास करने के बाद ग्रुप डी में वो पहुंच रहा है, वहां पर कूड़ा फेंक रहा है, हाँ, तो ये एमएलए के लिए तो किया जाना चाहिए। मतलब ये सांसदिक बहस का विषय है, इसे हम और आप नहीं कर सकते हैं। पर सवाल ये है हेमंत कि अगर आप केवल एक नियम ही ला दें कि विधायकों को अपने क्षेत्र के हर सरकारी स्कूल को विजिट करना है महीने में एक बार, तो क्या बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा? आप विधायक निधि रोक दीजिए उस विधायक की जिसके क्षेत्र के सरकारी स्कूल स्टैंडर्ड को फुलफिल ना कर रहे हो, बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा। अरे लेकिन बच्चे पढ़ जाएंगे फिर। सेल्फी विद पीएम मोदी चल सकता है, सेल्फी विद गवर्नमेंट स्कूल नहीं चल सकता है। मोदी जी के पोस्टर सरकारी स्कूल तक पहुंच सकते हैं, इंटरनेट और शौचालय नहीं पहुंच सकता है। हाँ, वो नहीं पहुंचेगा क्योंकि आप जनरेशन अल्फा को देख रहे होंगे। जनरेशन अल्फा जिस तरीके से सवाल सरकार से कर रही है, आप सोच नहीं सकते। जनरेशन अल्फा वो जनरेशन है जो भी स्कूलों में है, कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ रही है। जनरेशन अल्फा मत कहिए, तो आप उनको पढ़ाएंगे, जनरेशन कहिए, तो आप उनको पढ़ाएंगे तो वो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो जवाब कौन देगा? क्या अभी जहां जहां सवाल हो रहे हैं छात्र के आंदोलनों में, कोई सवाल का जवाब कोई सरकार दे पा रही है क्या? चाहे फिर विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो कभी शिक्षा एक ऐसी चीज है इस देश में जो हमेशा हाशिए पे रखा गया, और उन तबकों के लिए, उन वर्गों के लिए जिनके लिए सरकारें चाहती थी कि कम से कम ये तो हमसे सवाल ना पूछें। देखिए, इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये तमाम सरकारी स्कूल कभी इनके ऊपर विचार ही नहीं किया गया। जैसे आप देखिए, सदन में समोसे पे बहस हुई, चाय पे बहस हुई, लेकिन सदन में गवर्नमेंट स्कूल के लिए कोई अध्यादेश लाया जाए, एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर कोई बहस आपने देखी है पिछले 4-5 साल में? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मारपीट हो जाती है, बहस नहीं हो पाती है। मुख्यमंत्री सदन में बैठकर किन्नर समाज को छक्का कह के संबोधित कर रहे हैं, पूरा सदन हंस रहा है। ये देख के मुझे लगता है कि ये लोग जो इस सदन में बैठे हैं, जिनको ये हंसी का विषय लग रहा है जेंडर आइडेंटिटी, वो कितना पढ़े लिखे होंगे जो एजुकेशन के बारे में सोचें और उसको एंजॉय कर रहे हैं। विधानसभा में आप देखेंगे तो काम से ज्यादा क्लैश चल रहा है। ये इनको रोस्ट कर रहे हैं, वो उनको रोस्ट कर रहे हैं, और जनता बैठ के देख रही है कि हमने किन मूर्खों को सदन में भेज दिया है। और क्यों ना कहूं मैं मूर्ख। अब किसी भी व्यक्ति के लिए एजुकेशन और मनी में क्या जरूरी होगा? एजुकेशन, बिकॉज मनी फॉलोज। नहीं, अगर वो सांसद हैं तो उनके लिए मनी पहले, मनी फॉलोज। अगर एक आम नागरिक है तो सांसद के लिए तो फिर बहुत कुछ है इस देश में। अब देखिए, एक बड़ा आंकड़ा ये भी है हेमंत कि कुल स्कूल जो है 2,58,000 के आसपास यूपी में है। ठीक है, सारे मिला के सरकारी प्राइवेट नहीं, मेजर सरकारी स्कूल। इन स्कूलों को ऑडिट करना क्या बहुत टफ काम है? होना तो नहीं चाहिए। बहुत टफ काम तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालयों को तो हर स्टेट के हर शहर में बनवा रही है 5 स्टार। और मैं आपसे कह रहा हूं, बस आप एक काम करिए,
अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं और आपको लगता है बीजेपी सच में देश के लिए कुछ करती है, तो दो चीजों को समझिए। 2014 के आसपास बीजेपी का जो राजकोष था, अपना पार्टी का जो फंड था, वो था 500 से 600 करोड़ के आसपास। 2026 में वो 16,000 करोड़ है। मतलब इतना बजट बढ़ गया, जिसमें से 10,000 करोड़ उन्होंने खर्च भी किया है इस दौरान, तो जोड़े तो 26,000 करोड़। अब आप अपने शहर जाइए और उस शहर में बीजेपी का कार्यालय देखिए, फिर उस कार्यालय के बाद उस शहर का कोई भी एक सरकारी स्कूल उठा के देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी किसके लिए काम कर रही है। बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हर जिले में बीजेपी कार्यालय में इंटरनेट की सुविधा होगी, तो वैसा स्कूल क्यों नहीं हो सकता? वही वैसा, वो मोटिव नहीं है, इंटेंशन नहीं है। दिल्ली में जैसा 5 स्टार कार्यालय आरएसएस का बना है, 7 स्टार, सॉरी 2 स्टार कम कर दिए, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जो 7 स्टार कार्यालय बनाया है आरएसएस ने, जो 7 स्टार कार्यालय बनाया है बीजेपी ने, जो 7 स्टार कार्यालय बनाया हुआ है कांग्रेस ने, क्या उन कार्यालयों जैसा पूरे देश में एक भी सरकारी स्कूल है? नहीं है। तो आप इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं? आपका मोटिव समझ में आएगा ना कि आपका भी मोटिव सेल्फ ग्रोथ है, समाज की ग्रोथ नहीं है। जिस पार्टी ने 26,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ चंदे से लिए हों और सरकारी स्कूलों पर पैसा ना खर्च किया हो, उसको मैं कैसे माफ कर दूं और कैसे मानूं कि वो देश के लिए बहुत समर्पित पार्टी। प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति तो खराब है ही, खस्ता है ही, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन की भी बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश वहां भी बहुत बहुत बड़े मार्जिन से पिछड़ा हुआ है। पिछले कई सालों में कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी की गई, वहां पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि हायर एजुकेशन में भी बच्चों की रुचि होनी चाहिए। बच्चे आज भी हायर एजुकेशन के लिए पलायन करते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं। कोई भी अभिभावक क्यों नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़ने के लिए कहीं उसको बाहर ना जाना पड़े, उसके अपने जिले में कोई ऐसा विद्यालय। कौन चाहता होगा? मैं कह रहा हूं चाहता कौन होगा? आप बेहतर भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। क्यों छोड़ रहे हैं? तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दें अगर भविष्य बेहतर नहीं दे पा रहे हैं। और ये तो हायर एजुकेशन और एजुकेशन का डेटा है। अब इसके अंदर अगर आप जाएंगे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। एक तो हालात बहुत बदतर हैं, ऊपर से रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। अब आप देखिए 2021 में शिक्षा मंत्रालय के लोकसभा उत्तर के अनुसार केंद्रीय संस्थानों में 47.52% आरक्षित शिक्षक पद खाली हैं। कितने परसेंट? 47.52, यानी लगभग आधे पद जो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं वो खाली पड़े हुए हैं। यानी सबसे ज्यादा पद किसके खाली हैं? ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के। क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? तो क्यों पद खाली हैं? बजट भी शिक्षा का 11,000 करोड़ रुपए आपने 22-23-24 में वापस भेजा है, जो पूरा खर्च नहीं हुआ। तो पैसा करेंगे क्या आप? क्या कहां इस्तेमाल करेंगे इस पैसे को? शिक्षा का पैसा प्रचार में लगाएगी क्या सरकार? 1400 करोड़ एक साल में योगी आदित्यनाथ खर्च कर रहे हैं, दिन का 2.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। और अगर पूरे शिक्षा के बजट का आप 5 करोड़ स्टूडेंट हैं, 4.90 करोड़ से आप डिवाइड कर दें तो पर बच्चा 64-65 रुपया खर्च हो रहा है प्रतिदिन। इसमें मिड डे मील भी शामिल हो गया। मिड डे मील की कॉस्ट पता है कितनी है? बेसिक 5 रुपए, क्लास 1 to 5 के लिए 6 रुपया, क्लास 5 to 9 के लिए 9 रुपया। 9 रुपए और 5 रुपए में क्या क्वालिटी फूड मिल सकता है? ये जो कल्याण सिंह के बेटे पढ़ने गए थे यूके में, इनके एक दिन की फूड की कॉस्ट क्या 5 और 9 रुपया होगी? तो कल्याण सिंह कोई धंधा करके पैसा कमाए थे, मुख्यमंत्री थे ना इस स्टेट के, जनता का पैसा था ना उनकी सैलरी के पास। तो उनका बच्चा पढ़े यूके में, बाकी बच्चा पढ़े सरकारी स्कूल में जो तालाब बना हुआ है, बारात आती है तो उसी को गेस्ट हाउस बना दिया जाता है, कांवड़ तक रोकी जाती है सरकारी स्कूलों में, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। गेस्ट हाउस बन जाएगा, शादी बारात होगी, लोग रुकेंगे, गौशाला बन जाएगी, बकरी बांधी जाएगी, तालाब बन जाएगा, लेकिन एजुकेशन के नाम पर धब्बा बना रहेगा। नहीं, मसला यह है कि सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात नहीं है। अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें, हम अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल्स देख सकते हैं, तो वहां भी शिक्षा की वो हमारे पैसे से चल नहीं रहे ना हेमंत, इसलिए हम उस पर अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपने बच्चे को कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है उत्तर प्रदेश में, फिर वो प्राइवेट स्कूल में जाकर भी, तो वो कहां जाएगा? फिर दिल्ली के स्कूलों में आएगा। अब देखिए, यूजीसी ने अक्टूबर 2020 में सभी विश्वविद्यालयों को एक आदेश दिया था कि एससी एसटी और ओबीसी के जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए। यह आदेश कब दिया गया था?
2020 में। अब मुझे नहीं लगता कि ये आदेश फैक्स से भेजा गया है, पेजर से भेजा गया है, कबूतर से भेजा गया है, डाकिया से भेजा गया है, क्योंकि 6 साल हो गए हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो या तो आदेश की कॉपी नहीं पहुंच पाई है, या कॉपी पहुंच गई है और वहां जो आदमी बैठा है उसने दबा के रखी हुई है। कोई आदेश 6 साल में कैसे नहीं लागू हो सकता है? मतलब 5 साल में तो सरकार बदल जाती है, आदेश लागू करने में 6 साल लग गए। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, अगर 20 भी जोड़ ले तो 7 साल होने जा रहे हैं आज। कर क्या रही है सरकार? और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूपी के आरक्षित संकाय रिक्त जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें अगर कहीं पे खाली हैं तो बीएचयू है। यानी आप इंटेंशनली एक समाज को पढ़ने से रोक रहे हो, किल कर रहे हो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के फ्यूचर को, और इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। इस समाज को यह लगता ही नहीं है कि उनके बच्चे पढ़ लिख के मुख्यमंत्री और वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। सबसे बड़ी लूट होती है सपनों की लूट। आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, किसी बच्चे से पूछे क्या बनना चाहते हो, तो उसके सपने ही बड़े नहीं होने दिए गए। वो हद से हद क्लर्क बनेगा, बाबू बनेगा, रेलवे में टीटी बनेगा, ऑटो चलाएगा, टेम्पो चलाएगा। उसका सबसे एलीट सपना होगा कि मेरा बाप किराए की ऑटो चलाता था, मैं अपनी ऑटो खरीद लूं। ये सपने की हत्या है। वो बच्चा क्यों नहीं सोच सकता कल्याण सिंह के पोते की तरह कि मैं एक दिन एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा और यूके पढ़ने जाऊंगा? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस डेड कर दिया आपने, मार दिया। हजारों साल की जो कंडीशनिंग है वो सोच ही नहीं पाते, सोच नहीं पा रहा। एक तो कास्ट कंडीशनिंग, ऊपर से जो व्यवस्थाएं आपने दी हैं वो आपको सोचने का स्पेस ही नहीं देती हैं। अगर मुझे एक ही रोटी मिले तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूं कि एक दिन मुझे अच्छा खाना मिलेगा। मेरा डर ये रहेगा कि कहीं एक रोटी भी ना मिलनी बंद हो जाए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपने क्रिएट किया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। उच्च शिक्षा में क्या है कि 2021-22 का डेटा है। उच्च शिक्षा में लगभग 4.33 करोड़ लोग शामिल हैं। इसमें से 28% से ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग हैं, एससी 25%, एसटी 21%। ये पीआईबी शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है पूरे देश में, ऐसा वो कहते हैं। चलो हम मान लेते हैं, लेकिन यूपी में जो जीआर है वो तो गिरा है। अब आते हैं नीति आयोग के निष्कर्ष पर। नीति आयोग इस बात को मानता है कि उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है एजुकेशन में ग्रोथ के नाम पर, ठीक। लेकिन नंबर 1 पर केरल जो है, नीति आयोग क्वालिटी इंडेक्स देता है। क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1 पर है केरल 76, नंबर 2 पर है राजस्थान 72, नंबर 3 पर है कर्नाटक 69, आंध्र प्रदेश 67, गुजरात 61 और यूपी पहुंचते ही 36 पर आ जाता है। यह क्वालिटी है। मतलब यूपी से 2 गुनी ज्यादा बेहतर व्यवस्था केरल दे रहा है, जिसका एजुकेशन बजट यूपी के बजट के बराबर भी नहीं होगा। तो जो काम केरल कर सकता है वो यूपी नहीं कर सकता है। मंशा नहीं है, मंशा नहीं। सारा खर्चा यहीं पे आके फंस जाता है ना कि आपकी गैर इरादतन आप इसको किल कर रहे हैं। जबकि एजुकेशन का बजट गिर रहा है परसेंट में और प्रचार का बजट बढ़ता जा रहा है परसेंट पे, उस पर कोई रोक नहीं है। अब थोड़ा आते हैं ना कि जो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है इस स्टेट में, वो भी देखना होगा। आईआईटी कानपुर में 257 प्रोफेसर हैं, केवल 3 ओबीसी हैं, 0 एससी हैं, 0 एसटी हैं। 957 स्वीकृत पदों में 376 पद खाली पड़े हैं। 19 से 14 विभागों में, 19 में से 14 विभाग में कोई एससी फैकल्टी है ही नहीं। तो क्या एससी समाज अनपढ़ है आपको लगता है? क्यों नहीं है फैकल्टी? पद भी रिक्त हैं, पैसा भी है, फिर क्यों नहीं? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्या आपको? आईआईएम लखनऊ में 103 फैकल्टी पदों में से 85.43% पर सामान्य वर्ग के लोग हैं। ओबीसी सिर्फ 3 है, एससी 2 है और एसटी 0 है। और आपने क्या बोला कि एसटी को हमने इस देश की राष्ट्रपति बना दिया, तो क्या करें, बाकी एसटी स्कूल जाना छोड़ दें? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कभी भी पूरे देश के हालात को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और बीजेपी इस चीज को इतना अच्छे से जानती है कि सिंबॉलिकली दिखा दो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बन जाने से क्या इस देश में एसटी समाज के नैतिक उत्थान और सामाजिक उत्थान का काम पूरा हो गया? और अगर पूरा हो गया तो फिर आईआईएम लखनऊ में एक भी एसटी क्यों नहीं है? ये सवाल पूछा जाएगा ना। उसके बाद आप आइए 59,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी के लिए 18,598 पद आरक्षित थे। नंबर याद रखिएगा, 18,598 पद आरक्षित थे, लेकिन वास्तविक नियुक्ति हुई 2,637, यानी 27% की जगह आपने केवल 3.86% पर पूरे ओबीसी समाज को समेट के रख दिया।
वो आबादी हेमंत भाई जो 60% से ज्यादा है, ओबीसी ईबीसी मिला दें तो 63% के आसपास है। 80 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है इस देश में, उसको आप 3%, 3.25%, 3.5% में समेट दे रहे हैं। या तो वो आबादी मूर्ख है या आप उसे मूर्ख बना रहे हैं। और तीसरी शर्त है कि आप बहुत कायर हैं, कि आप पीछे दरवाजे से उसके रिप्रेजेंटेशन को काट रहे हैं। ये तो IIT-IIM उच्च संस्थानों का मामला है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा मंत्रालय ने 23 अगस्त 2021 को सभी IITs को सितंबर 2022 तक SC ST OBC पद भरने का आदेश दिया था, वो खाली है। उस बात को भी 5 साल हो गए हैं, आज भी वो पद रिक्त है। तो शिक्षा मंत्रालय की बात IIT नहीं मान रहे हैं, कोर्ट की बात शिक्षा मंत्रालय नहीं मान रहा है, यूजीसी की बात यूनिवर्सिटी नहीं मान रही है, तो फिर चल क्या रहा है? अगर आप तीनों चारों संस्थाओं का कम्युनिकेशन ही डेड है तो फिर इन संस्थानों के चलने का फायदा क्या है? इस देश में ओबीसी SC ST माइनॉरिटी सरकारी स्कूल में ही पढ़ने के लिए पैदा हुआ है क्या? वो IIT-IIM की शक्ल नहीं देखेगा? बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी पढ़ने के लिए, इसलिए आज कुछ ओबीसी SC ST जब ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में बैठा ओबीसी SC ST ये सपना देख पाता है कि एक दिन मैं भी पढ़ा पाऊंगा। ये होता है रिप्रेजेंटेशन। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा पे बातचीत के बीच में ये ओबीसी SC ST का डेटा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि हेमंत जो आबादी ज्यादा है, यूपी में ओबीसी 50% के आसपास है, 55% के आसपास है। अगर उसको आप एक प्लान के तहत क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रख रहे हैं तो आप 50% का अपलिफ्टमेंट कर भी लें, फिर भी तो आधा राज्य आपका अनपढ़ बना रहेगा ना, अशिक्षित बना रहेगा ना। और दूसरी बात अनियमितता है, रिप्रेजेंटेशन में लैक है, तो सवाल नहीं किया जाएगा। शिक्षा का सबसे बड़ा जो फाइट सेक्टर है आज वो रिजर्वेशन ही तो है। डीयू में कितने प्रोफेसर ओबीसी SC माइनॉरिटी समाज के? जेएनयू में कितने हैं? बीएचयू में कितने हैं? क्या 20% भी हैं? 25% भी हैं? तो जो आबादी 60% से ज्यादा है वो 20 में कॉम्प्रोमाइज करे और जो 15% है उसको पूरा 80-85% चाहिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये तो समझना पड़ेगा ना। अब इसके बाद IIT BHU पे आते हैं। IIT BHU में भी सबसे ज्यादा रिक्त पद खाली पड़े आरक्षित आपके पास। IIM लखनऊ का मैंने आपको डेटा बताया, वहां भी यही स्थिति है। ओबीसी 3 है, 1 रिक्त पद है, SC 2 है, 1 रिक्त पद है, ST 0 है और 2 पद खाली हैं ST के, तब भी रिक्त है। मजेदार बात यह है कि इनके पद ही 2-3-4 रखे गए हैं बस। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ओबीसी प्रोफेसर है ना? ये भाई साहब है, एक सिंबॉलिक पुतला बना दिया आपने। वो पुतला नहीं चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। अपलिफ्टमेंट तब होगा जब जो समाज सबसे ज्यादा पिछले स्तर पर है। आप ये बात मान रहे हैं ना कि सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा किस समाज के लोग पढ़ रहे हैं? ओबीसी SC ST माइनॉरिटी। तो जब उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा हायर एजुकेशन में, बड़े इंस्टीट्यूट में, तो वो समाज अपलिफ्ट होगा। ब्राह्मण तो ये बात नहीं स्वीकार रहा ना कि वो शिक्षा से वंचित है, वो तो कह रहे हैं कि शिक्षा ही हमने दी है, हम श्रेष्ठ हैं। आप दो चीजें एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं। या तो ब्राह्मण निरीह और गरीब हो सकता है, या सवर्ण समाज निरीह हो सकता है, या फिर शासक हो सकता है। तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बैलेंस बना लेंगे और ये समाज केवल 1 रोटी और सरकारी स्कूल की शिक्षा पे जिंदा रहेगा। ये तो नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके बाद आते हैं 21 अब एक मोटा मोटा फिगर लेते हैं। 21 IIT जिन्होंने डेटा दिया, बाकी ने तो देने से भी मना कर दिया। औसतन सामान्य वर्ग 80 है, ओबीसी 11 है, SC 6 है, ST 1.6% है, जबकि इनके मानक हैं 27, 15, 7.5। अपने अपने मानक के 10% पे खड़े हैं लोग, 15% 13 IIM औसतन सामान्य वर्ग IIM में 82, 83%, ओबीसी 9%, SC 5%, ST 1%। मानक वही है जो पहले बताया गया था। 11 IITs में 1557 फैकल्टी के पद खाली हैं, जिसमें से 415 ओबीसी हैं, 234 SC हैं, 129 SC हैं। ये पद क्यों खाली हैं? ये क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? नॉट फाउंड सुटेबल। कैसे नॉट फाउंड सुटेबल? मंशा आप तय कर रहे हैं ना कि कौन सुटेबल है। भाई नेशनल एग्जाम एक ही होता है यूजीसी नेट का, आप क्वालिफाई कर गए तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो फिर कमी कहां पे आ रही है? इंटरव्यू में क्या कास्ट फिल्टर लगा हुआ है? और अगर नहीं लगा हुआ है तो क्या एक ही समाज पढ़ पा रहा है? और अगर यही सच है तो फिर बाकी समाज की पढ़ाई की लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। मैं इसी मुद्दे पर तो आ रहा हूं
कि रिजर्वेशन शिक्षा के मुद्दे में कैसे घुस गया। सबसे बड़ा उदाहरण इसका 69,000 भर्ती वाला है। बीएचयू में 108 एससी के पद खाली हैं, 81 एसटी के पद खाली हैं, ओबीसी के 311 हैं, ईडब्ल्यूएस के 53 हैं, पीडब्ल्यूडी के 23 हैं। जनरल के पदों में कोई कमी नहीं है, वो भरे हुए हैं। क्यों? मेरिट। तो ये पद कब भरे जाएंगे? एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर बीएचयू में आरक्षित वर्ग की 228 रिक्तियां हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में 299। नंबर 1 पर डीयू है, नंबर 2 पर बीएचयू है, देश की 2 टॉप बड़ी यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के पद आज भी रिक्त हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सरकार बजट यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी नहीं शामिल है। उत्तर प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी नेशनल 100 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नहीं शामिल है। तो फिर ये सरकारें करती क्या हैं? चुनाव लड़ती हैं और कांवड़ के लिए पुष्प वर्षा करवाती हैं हेलीकॉप्टर से। कांवड़ के लिए तो स्कूल भी बंद करवा दिए जाते हैं साहब। ये बहुत शर्मनाक है हेमंत। और मतलब पहले क्या था ना, एक 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर का भी एक मसला है। इसमें बड़ा चालाकी से किया गया। पहले क्या होता था, पूरा कॉलेज एक इकाई है, एक इकाई है तो 200 भर्तियां हैं। तो जब 13 भर्ती से ज्यादा होगा तब एससी एसटी की सीट आएगी। ठीक है, 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का आदेश दिया गया था 2017 में। अब इसमें क्या होता है, 13 से कम पद होने पर एसटी वर्ग को अक्सर एक भी सीट नहीं मिलती है। तो अप्रैल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पद्धति को त्रुटिपूर्ण बताया और 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का आदेश दिया, जिसमें हर विभाग को एक अलग इकाई माना गया। अब हिंदी विभाग में 12 अगर पद निकले हैं, 13 तो है नहीं, तो एसटी के लिए सीट निकालने की जरूरत ही नहीं है, जनरल की निकाल दीजिए। पूरा कॉलेज एक इकाई नहीं है, जबकि पैसा सबको एक ही जगह से आ रहा है। हर विभाग अलग अलग इकाई है। क्यों भाई? फिर ये रोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? अगर 10 सीटें हैं तो आप इसमें भी रिजर्वेशन रखिए ना, पूरा मत रखिए, आंशिक रखिए, रिप्रेजेंटेशन तो दीजिए। ये कुछ बड़ी लड़ाइयां हैं इस एजुकेशन सेक्टर की, जो इस देश के शिक्षाविदों को, स्टूडेंट्स को खुद लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दौर में ना अंबेडकर बस कहानी रह जाएंगे। जिस कहानी को आप पढ़ेंगे, अंबेडकर के सारे वॉल्यूम एक संग्रहालय में रख दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि देखो एक आदमी पैदा हुआ था जिसने ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ी, बस इससे आगे कुछ नहीं। सरकारी नौकरी में देखेंगे आप, 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला मैंने आपको बताया। 69,000 कैसे उसको कम कर दिया गया? 27% को 3.5 3.25% पे आप ले आए। अरे 27% कम होता, 20-22 तो रहता, वो 3.5 3.25 पहुंच रहा है। कैसे? इरादतन है ना वो। तो मेरा पूरा लबोलुआब यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट है उसका भी सबसे ज्यादा शिकार ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के स्टूडेंट है। ये आंकड़ा जो मैं आपको अब बताऊंगा, ये आईना है इस 80% 85% बहुजन आबादी के लिए। शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में 2023 में बताया, शिक्षा मंत्रालय ने बताया है, मोदी जी की सरकार ने बताया है कि पिछले 5 वर्षों में 13,626 एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईटी व आईआईएम से ड्रॉप आउट हुए, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय से 9,642 ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी गए हैं, जिसमें से ओबीसी हैं 4596, एससी 2424, एसटी 2626, आईआईटी में 3542, जिसमें ओबीसी 2066, एससी 1068, एसटी 408 और आईआईएम में 422, जिसमें से ओबीसी 163, एससी 188, एसटी 91 शामिल है। सरकार का कहना है ये माइग्रेशन की वजह से हुआ है। तो माइग्रेशन रोकने कौन आएगा? भगवान राम को बुलाना पड़ेगा क्या? माइग्रेशन कौन रोकेगा भाई? लोग माइग्रेशन की वजह से आईआईटी आईआईएम और यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए लोग माइग्रेशन करके दिल्ली आ रहे हैं। और आप कह रहे हो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद लोग ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं माइग्रेशन की वजह से। लॉजिक लगता है इस बात में? और यही लोग क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं? ओबीसी एससी एसटी समाज के केवल यही माइग्रेट करेंगे। मसला यही है, यानी इनके पास संसाधन नहीं है। उसी की तो लड़ाई है, उसी की लड़ाई है ना यार। 13,000 से ज्यादा बच्चे 5 साल में आईआईटी आईआईएम जैसे संस्थानों से ड्रॉप आउट कर गए। इनमें कई डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इसमें कितने, इन संस्थानों में बच्चे ही कितने होते हैं? यानी 10% तो माइग्रेशन की वजह से ड्रॉप आउट ही कर गए। तो रिप्रेजेंटेशन बनेगा कैसे?
बच्चे ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं और फैकल्टी में ओबीसी एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुझे लगता है अगर 20, 25, 30% भी आईआईटी के भीतर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का फैकल्टी में रिप्रेजेंटेशन होता तो ये बच्चे इस संख्या में ड्रॉप आउट नहीं करते। तो एजुकेशन 2 स्तर पे किल की जा रही है हेमंत। कंक्लूजन मेरा यही है, 3-4 चीजें हैं। सरकार बजट भी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, सरकार बजट बढ़ा नहीं रही है। सिविल से इंजीनियरिंग करने वाला आदमी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है, यूके से पढ़ के कम्युनिकेशन और पीआर में डिग्री लेकर आया आदमी बेसिक एजुकेशन की बेसिक हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है। मुख्यमंत्री एजुकेशन मिनिस्टर सरकारी स्कूलों को विजिट नहीं कर रहे हैं, केवल चुनाव के समय भी करेंगे, आएगा तो करेंगे। तो फिर एजुकेशन बेहतर कैसे होगी? तो बिल्कुल एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, तो अपनी अपनी जो भी पार्टियां हैं लोगों की, उनको अपनी मैनिफेस्टो में एक विस्तार से बताना चाहिए कि वो एजुकेशन पर क्या काम करेंगे। आने वाली जो जनरेशन्स हैं, चाहे वो जनरेशन अल्फ़ा हो, चाहे वो जेनजीज हो, ये सब अब ये तय कर रहे हैं, हम देख ही रहे हैं कि अब वो लोग शिक्षा से किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये होना भी ज़रूरी है, तभी देश आगे बढ़ सकता है, तभी कोई प्रदेश आगे बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ तक बात रिप्रेजेंटेशन की बताई और जहाँ तक बात उन वर्गों की बताई जो वंचित तबका है, ओबीसी एससी एसटी, जो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाता है, उसका ड्रॉप आउट लगातार बढ़ता जाता है। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 15 से 16 साल के बच्चे जो छात्र हैं, उनका जो ड्रॉप आउट रेट है वो यूपी में 13% है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये जो प्रतिशत है वो बिहार से ज़्यादा है। बिहार में भी ये प्रतिशत रेट जो है वो 8.6% है ड्रॉप आउट का, लेकिन यूपी में वो 13% है। तो ड्रॉप आउट के कारण क्या हैं? क्या उत्तर प्रदेश के छात्रों को किसी और काम में लगाया जा रहा है? क्या उनको भटकाया जा रहा है? वजह क्या है? वो सारी चीज़ें हमें जाननी होंगी। और वो जानने के लिए जो जनरेशन है आज की, उसने वो अपने हाथ में पूरा ले लिया है मसाल कि हम संभालेंगे। अब विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है, मीडिया से कोई उम्मीद नहीं बाकी रह गई है। बाकी इस पूरी वीडियो में जितने भी पहलू हो सकते थे यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, वो सारे हमने कवर करने की कोशिश की। कोई सवाल अगर फिर भी छूट गया हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी वो भी बता दीजिए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।